वहीं दूसरी तरफ अपने कमरे में जूलिया किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। उसके दिमाग में देवराज की कहीं बातें घूम रही थीं। उसने खुद से कहा, नहीं, मैं उस आद्रिका को उनके दिल में जगह नहीं लेने दूंगी। वो सिर्फ मेरे पिता हैं। इतना बोल वो उठी और नीचे चली गई। नीचे आकर वो सीधा किचन में गई। उसे किचन में देख नौकरों ने सिर झुका लिया। धीरज ने कहा, छोटी राजकुमारी साहब, आप यहाँ? अगर कोई काम है तो मुझे बुला लिया होता। जूलिया, नहीं, कोई बात नहीं। मुझे तुमसे ये पूछना था कि राजा साहब को खाने में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? धीरज, जी, सूजी का हलवा। जूलिया ने सिर हिलाकर कहा, ठीक है, मुझे उसका सारा सामान यहाँ काउंटर पर चाहिए 15 मिनट में, और उसके बाद सब बाहर जाएं। धीरज, लेकिन राजकुमारी जी। तभी उसकी नज़रें जूलिया की नज़रों से टकराईं, जो कि उसे घूर रही थी। तो उसने नज़रें झुकाकर बाकी नौकरों को सामान काउंटर पर रखने का इशारा किया। जूलिया ने फिर फ़ोन लिया और यूट्यूब पर वीडियो देखने लगी हलवे को बनाने की। जब सारा सामान काउंटर पर आ गया तो वो हलवा बनाने में जुट गई। वहीं दूसरी तरफ आद्रिका बालकनी में बैठी नीचे गार्डन देख रही थी। उसके चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। तभी उसका फ़ोन बजा। उसने देखा कि अर्णव का फ़ोन है। ये देख उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। उसने झट से फ़ोन उठा लिया। अर्णव, सॉरी आरू, मैं पहले फ़ोन नहीं उठा पाया। फ़ोन साइलेंट पर था। आद्रिका, कोई बात नहीं, कैसे हो तुम? और सिया कैसी है? अर्णव, तुम्हारे बिना कुछ अच्छा नहीं लग रहा। बाकी सिया तो बहुत रोई। आद्रिका घबरा कर, क्यों, क्या हुआ? सब ठीक तो है? अर्णव मुस्कुराते हुए, उसे उसकी एंजल के जाने का दुख था कि उसे बिना मिले चली गई। बात करोगी उससे? आद्रिका, हाँ, करवाओ। अर्णव फिर फ़ोन अपने सामने दूध पीती सिया को पकड़ा देता है और बोलता है, आपकी एंजल। ये सुनते ही सिया दूध को छोड़ फ़ोन को पकड़ लेती है और कान से लगा लेती है। सिया, हेलो एंजल, आप बिना मुझे बताए और मिले चले गए। वेरी बैड। आपको पता है ना मैं आपसे कितनी नाराज़ हूँ। आप बहुत बुरे हो। ऐसे कोई जाता है? अब आप बताओ मैं किसके साथ खेलूँगी? आद्रिका हंसते हुए, सॉरी मेरा बच्चा, आप फिक्र ना करो, मैं जल्दी जल्दी वापस आ जाऊंगी। फिर हम दोनों बहुत ज़्यादा खेलेंगे। सॉरी, माफ़ कर दो अपनी एंजल को। सिया, ठीक है, किया माफ़। फिर थोड़ी देर बात करके सिया फ़ोन अर्णव को पकड़ा देती है। अर्णव फ़ोन लेकर खिड़की के पास चला जाता है और फिर बात शुरू करता है। अर्णव, कैसी हो? आद्रिका, तुम्हारे बिना बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। बहुत याद आ रही है तुम्हारी। अर्णव झट से, तो वापस आ जाओ। आद्रिका हंसते हुए, वापस आ जाओ? वाह, अगर इतना ही आसान होता तो मैं आती ही ना। पता नहीं यहाँ हो क्या रहा है। जब से आई सब कुछ अजीब सा ही है। इतना बोल आद्रिका उसे सब बताती है, जूलिया के बारे में भी। जूलिया के बारे में सुन कर अर्णव को गुस्सा आ गया। अर्णव, आरू, जूलिया से तुम दूर रहना। मैं नहीं चाहता कि वो तुम्हें चोट पहुंचाए। आद्रिका, ठीक है। तभी उसकी नज़र दरवाजे पर गई जहां पर देवराज अभी अभी आया था। देवराज को देख आद्रिका जल्दी से बोलती है अर्णव को, अनु, मैं बाद में बात करती हूँ, बाय। अर्णव ने कहा, ओके, टेक केयर, लव यू। आद्रिका बिना कुछ बोले फ़ोन काट देती है। आद्रिका देवराज से हड़बड़ा कर बोली, आप यहाँ? तभी उसका फ़ोन बजा। उसने देखा कि अर्णव का है। उसने काट दिया और अपनी नज़रें देवराज पर अटका दी, लेकिन फिर फ़ोन बज उठा। अर्णव का ही था। उसने काट दिया, फिर से बजा। अब आद्रिका को खींच चढ़ रही थी। उसने फिर से काट दिया। ये सब देवराज ध्यान से देख रहा था। एक बार फिर से बजा तो देवराज ने कहा, उठा लीजिए, कोई बेसब्र है आपसे बात करने को। आद्रिका ने देवराज को झूठी मुस्कान दी और बालकनी में जाकर कॉल उठा लिया। आद्रिका ने खींचकर कहा, क्या हुआ अनु? अर्णव ने मुंह बनाकर कहा, तुमने मेरी लव यू का जवाब नहीं दिया और अब ऊपर से फ़ोन काटे जा रही थी। आद्रिका ने सिर पीट लिया ये सुनकर। आद्रिका ने कहा, तुम सिया को कैसे संभालते हो जबकि खुद एक बच्चे हो? लव यू टू, अब बाय। इतना बोलकर उसने फ़ोन काट दिया और जैसे ही कमरे में जाने लगी फ़ोन फिर से बज उठा। उसने खींचकर उठाया और कहा, अब क्या है? अर्णव ने मासूमियत भरी आवाज़ में कहा, ये तो बताते जाओ, नेक्स्ट फ़ोन कॉल कब करोगी? आद्रिका ने खींचकर कहा, जब फ्री हो जाऊंगी। अब अगर फ़ोन किया ना तो बात नहीं करूंगी।
इतना बोल उसने फ़ोन काट दिया। वो शांत हुई, फिर कमरे में गई। कमरे में देवराज बैठ के खाली जगह पर एक टेबल लगवा रहा था नौकरों से। ये देख वो बोली, ये सब? देवराज उसकी तरफ घूमे और बोले, आपकी परीक्षाएं चल रही थी ना शिमला में, और आप यहाँ आ गई, तो अब आप यहीं से अपनी परीक्षाएं देंगी, यहाँ की ब्रांच से। आपके कॉलेज वालों से हमने बात कर ली है, आपकी अगली परीक्षा परसों है, तो अब आप उस परीक्षा की तैयारी करिए। हम नहीं चाहते कि यहाँ आने से आपका 1 साल बर्बाद हो जाए। ये सुन आद्रिका बोली, लेकिन माँ, देवराज ने उसे टोकते हुए कहा, आपकी माँ से हमने बात कर ली है, आप बेफिक्र होकर परीक्षा दीजिए। अगर आपको कोई भी परेशानी हो तो बता दीजिएगा। आद्रिका बोली, लेकिन मेरी बुक्स शिमला में हैं। देवराज ने कहा, किताबों की फिक्र ना करें, वो हमने मंगवा ली हैं। आद्रिका ने सिर हिला दिया। देवराज जाने लगा, लेकिन फिर रुक कर बोला, आप हमारी एक बात मानेंगी? आद्रिका ने कहा, क्या? देवराज ने कहा, हमें सूजी का हलवा बहुत पसंद है और हम आपके हाथ का खाना चाहते हैं, बना देंगी? आद्रिका ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे आपकी और हमारी पसंद कितनी मिलती है। मुझे भी सूजी का हलवा बहुत पसंद है, लेकिन सिर्फ अपनी माँ के हाथ का। देवराज ने धीमी आवाज़ में कहा, हमें भी। आद्रिका सुन नहीं पाई, लेकिन उसे इतना पता लग गया कि देवराज ने कुछ कहा है, तो उसने पूछा, कुछ कहा आपने? देवराज ने हड़बड़ाहट में कहा, हाँ, वो यही कह रहे थे कि आप बना दोगी। आद्रिका, जी बिल्कुल। देवराज मुस्कुराते हुए चला गया। आद्रिका कुछ देर बाद किचन में चली गई, जहाँ से जूलिया जा चुकी थी। उसका बनाया हलवा किचन में एक तरफ रखा हुआ था, लेकिन वो आद्रिका ने नहीं देखा। वहाँ नौकर काम कर रहे थे। उसे देख धीरज ने कहा, बड़ी राजकुमारी साहब, आप यहाँ? आद्रिका इधर उधर देखने लगी और फिर धीरज से कहा, आपने हमें बुलाया? धीरज ने हाँ में सिर हिलाया, तो आद्रिका ने सिर झटक कर कहा, हाँ, वो सूजी का हलवा बनाना है तो सारा सामान काउंटर पर चाहिए। ये सुनकर धीरज ने कुछ कहना चाहा, तभी उसे देवराज की बात याद आ गई कि उसे आद्रिका का कहा मानना है बिना कुछ कहे। तो उसने सभी नौकरों को इशारा किया। कुछ देर में सामान काउंटर पर था। वो हलवा बनाने लगी। जब धीरज ने उसके हलवा बनाने का तरीका देखा तो मुस्कुरा दिया। वो मन ही मन बोला, जैसे सालों पहले रानी साहब बनाया करती थीं, बिल्कुल वैसा ही तरीका है राजकुमारी साहब का भी। थोड़ी देर बाद वो हलवा लेकर डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ गई, क्योंकि उसे धीरज ने बताया था कि ब्रेकफास्ट का समय हो गया है। जूलिया भी अपना हलवा लेकर वहीं चली आई। दोनों ने एक नज़र एक दूसरे को देखा और नज़रें फेर लीं। कुछ देर में वहाँ देवराज और काव्या आ गए। देवराज ने जब आद्रिका को देखा तो मुस्कुरा दिया। थोड़ी देर में जयश्री भी आ गई। जयश्री को देख वो सीधा देवराज की कुर्सी के साथ बैठ गई और उसने दूसरी तरफ बैठने को जूलिया को इशारा किया, तो वो आकर बैठ गई। जयश्री बिना कुछ कहे देवराज के सामने वाली हेड कुर्सी के बगल में बैठ गई। अब हालात ये था कि देवराज हेड कुर्सी पर बैठा था, उसके दाईं तरफ जयश्री थी और बाईं तरफ जूलिया, और दूसरी हेड कुर्सी के दाईं तरफ जयश्री बैठी थी। आद्रिका भी खड़ी ही थी। तो देवराज ने कहा, आद्रिका, दीजिए अपना सूजी का हलवा। आद्रिका जैसे उसकी तरफ बढ़ी, देवराज के बगल में बैठी जूलिया ने उसकी प्लेट में अपना हलवा परोसते हुए कहा, अरे डैड, आप मेरा बनाया हुआ हलवा खाइए, आप सब भूल जाएंगे। ये देख काव्या के होंठों पर विजयी मुस्कान थी और आद्रिका के कदम रुक गए। जयश्री ने एक नज़र देवराज पर डाली और अपना खाना परोसने लगी। देवराज ने एक नज़र जूलिया के बनाए हुए हलवे पर डाली, जो कि दिखने में ठीक ठाक लग रहा था। उसने चम्मच लिया और जैसे ही हलवा उसके मुंह में गया वो खांसने लगा। ये देख जयश्री जल्दी से अपनी कुर्सी से उठी और देवराज की तरफ दौड़ी। आद्रिका भी दौड़ी। जयश्री उसकी पीठ से हिलाने लगी और आद्रिका ने उसे पानी पिलाया। वहीं दोनों माँ बेटी काव्या और जूलिया बस देख रही थी कि क्या हो रहा है। थोड़ी देर बाद देवराज की स्थिति सही हुई तो उसने जूलिया से कहा, आपने ये हलवा चखा था? उसने ना में सिर हिला दिया। जयश्री ने उसका हलवा चखा तो झट से पानी पिया और कहा, कभी खाया भी है? फिर से जूलिया ने ना में सिर हिला दिया। जयश्री ने कहा, तो आपको बता दिया जाए कि सूजी का हलवा मीठा होता है ना, कि नमकीन। ये नमकीन है। ये सुनकर जूलिया ने सिर झुका लिया और काव्या ने अपना सिर पीट लिया। असल में जब जूलिया हलवा बना रही थी तो वहाँ नमक के डिब्बे के साथ चीनी का डिब्बा पड़ा था। उसका ध्यान यूट्यूब पर चल रहे वीडियो पर था, तो उसने बिना देखे नमक का डिब्बा लेकर नमक डाल दिया और चखा भी नहीं। देवराज ने आद्रिका से कहा, आद्रिका, आप अपना हलवा खिलाएं।
आद्रिका ने जूलिया के हलवे वाली प्लेट साइड की और दूसरी प्लेट में हलवा डाल दिया। जैसे ही देवराज खाने लगा, जयश्री ने उसका चम्मच पकड़ लिया और कहा, 1 मिनट, देखने दीजिए, कहीं इसने भी वही गलती तो ना कर दी हो। फिर मीठा ज़्यादा ना हो, फालतू में शुगर लेवल बढ़ जाएगा। देवराज बस मुस्कुरा दिया। जयश्री ने खाया और कहा, खाइए। देवराज ने जयश्री का जूठा चम्मच ही लिया और उससे खाने लगा। जैसे ही हलवा मुंह में गया, वो बस मुस्कुरा दिया। उसकी आंखें नम हो गईं। ये देख आद्रिका ने घबराते हुए कहा, क्या हुआ, अच्छा नहीं बना क्या? देवराज, बिल्कुल वैसा बना है जैसा सालों पहले खाया करते थे। थैंक यू बेटा, बनाने के लिए। आद्रिका बस मुस्कुरा दी। फिर देवराज ने जूलिया से कहा, आपने भी कोशिश की, उसके लिए शुक्रिया, लेकिन आगे से चख जरूर लीजिएगा और देख कर डालिएगा। जूलिया ने बस सिर हिला दिया। नाश्ता करके सब कमरे में चले जाते हैं। आद्रिका के पास उसकी किताबें आ जाती हैं तो वो पढ़ने बैठ जाती है। वहीं अब पैलेस में आद्रिका और जूलिया के जन्मदिन की तैयारियां चल रही थीं। देवराज स्टडी में बैठा अपनी और जयश्री की शादी की तस्वीरें देख रहा था। उसके होठों पर प्यारी सी मुस्कान थी और आंखें भी नम थी। तभी वहाँ से जयश्री गुजरती है। जब वो स्टडी में देवराज को देखती है तो कुछ सोचकर उसकी तरफ बढ़ जाती है। देवराज की पीठ उसकी तरफ थी तो वो देख नहीं पाया। जयश्री खामोश कदमों से उसकी तरफ बढ़ी। जब उसने पीछे से ही देवराज के हाथों में शादी की तस्वीरें देखी तो उसकी आंखों में भी आंसू आ गए। जब देवराज को अपने पीछे किसी के खड़े होने का एहसास हुआ, उसने अपने चेहरे को घुमाया। सामने जयश्री को देख वो झट से खड़ा हो गया। जयश्री उसके ऐसे पलटने से सक पका गई। वो जैसे ही जाने लगी, देवराज ने उसकी बाँह खींचकर उसे अपने सीने से लगा लिया और उस पर अपनी बाहें कस दीं। पहले तो जयश्री उसकी पकड़ से छूटने के लिए कसमसाने लगी, लेकिन फिर वो भी पिघल गई। उसने भी उसकी पीठ पर हाथ रख दिए। यह महसूस करते ही देवराज ने बाहें और ज़्यादा कस दीं। अब जयश्री के आंसू निकल चुके थे। उसकी आंखों से ये आंसू सालों की दूरी, सालों की नाराज़गी के थे। उसने जो सब सहा इतने सालों में, वो सब दर्द, गुस्सा, नाराज़गी आज आंसुओं के जरिए निकल रहा था। देवराज ने भी उसे शांत नहीं किया। उसने उसे रोने दिया ताकि उसका दिल हल्का हो जाए। इतने सालों में जयश्री कभी भी नहीं रोई, लेकिन आज देवराज की बाहों में उसे कमज़ोर कर दिया। बीते कल की यादें उभर आई थीं। आज जयश्री का रोना बढ़ता ही जा रहा था और देवराज की भी बाहें जयश्री पर कसती ही जा रही थीं। दोनों एक दूसरे से कुछ नहीं बोल रहे थे, बस एक दूसरे को महसूस कर रहे थे। वहीं बाहर खड़ी आद्रिका ये सब देखकर असमंजस में थी। अपनी माँ को किसी और की बाहों में देख उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी उसके कानों से आवाज़ टकराई, बाजारू औरत, मेरे पति को मुझसे छीनना चाहती है तुम्हारी माँ। तुम्हें तो यही सब बताया होगा ना कि तुम यहाँ की राजकुमारी हो, लेकिन ये नहीं बताया कि कैसे। अरे जब बाप ही नहीं है तो कैसी राजकुमारी? बस मेरे पति पर जादू चलाकर खुद को यहाँ की रानी बनाने का सोच रही है। पर यहाँ की रानी हूँ मैं हूँ, और यहाँ की होने वाली रानी मेरी बेटी आंचल। आद्रिका ने पीछे मुड़कर देखा तो काव्या खड़ी थी। काव्या वहाँ से चली गई। आद्रिका के दिमाग में काव्या की बातें घूम रही थीं। उसने एक नज़र देवराज और जयश्री को एक दूसरे की बाहों में देखा और वहाँ से अपने कमरे की ओर चली गई। वहीं दूर से आद्रिका पर अपनी बातों का असर होते देख काव्या मुस्कुरा उठी। उसने खुद से कहा, दोनों माँ बेटी एक जैसी ही हैं। दोनों को ही अपने जाल में फंसाना बहुत आसान है। इतना बोल उसने झटके से अपने बाल पीछे किए और अपने कमरे में चली गई। वहीं दूसरी तरफ कमरे में आते ही आद्रिका की आंखों के आगे देवराज और जयश्री का सीन आ रहा था और कानों में काव्या की बातें गूंज रही थीं। उसने चिल्लाकर अपने कानों पर हाथ रख लिया। वो बाथरूम में भाग गई। उसने 5-6 बार अपना चेहरा पानी से धोया और बाहर आई तो एक नौकरानी आकर बोली, राजकुमारी साहब आप ठीक हैं? आद्रिका अपने सिर पकड़ते हुए कहा, मुझे 1 कप कड़क अदरक वाली चाय चाहिए। नौकरानी सिर हिलाकर चली गई। आद्रिका अपने बेड पर बैठ गई। वहीं काफ़ी देर रो लेने के बाद जयश्री देवराज से अलग हुई। देवराज ने लेकिन उसका सिर सिर्फ अपने सीने से हटाया, पर उससे अपनी बाहें नहीं हटाईं। देवराज ने उसके गाल पर आंसुओं को पोंछा और कहा, आपने जितना रोना था रो लिया, अब और नहीं, बस। जयश्री बिना कुछ बोले उसकी बाहों से छूटने में की नाकाम कोशिश करने लगी।
तो देवराज ने उसे और कसकर पकड़ते हुए कहा, आप जानती हैं ना कि हमारी बाहों से निकलना कितना मुश्किल है, तो क्यों कोशिश कर रही हैं? ना तो पहले आपको हम अपनी बाहों से निकलने देते थे और ना ही अब निकलने देंगे। जयश्री ने एक नज़र देवराज की आंखों में देखा और फिर नज़रें झुकाकर कहा, 12 बजने वाले हैं, मुझे आदि को उसके जन्मदिन की मुबारकबाद देनी है। देवराज, ज़रूर दीजिए, लेकिन आज आपसे पहले उनके पिता उन्हें मुबारकबाद देंगे। जयश्री ने बस सिर हिला दिया। तभी घड़ी में 12 बज गए और घंटा बज गया। दोनों आद्रिका के कमरे की तरफ गए। आद्रिका अभी अभी गहरी नींद के आगोश में गई थी। देवराज ने आगे बढ़कर उसके सिर पर हाथ फेरा तो आद्रिका की नींद खुल गई। सामने देवराज के साथ जयश्री को देखकर उसके सामने वापस स्टडी वाला सीन घूम गया। देवराज ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद। महादेव करें कि हमारी उम्र भी आपको लग जाए और अपनी ज़िंदगी में आप हमेशा खुश रहें। आद्रिका बस फीकी तरह से मुस्कुरा दी। जयश्री ने फिर आगे बढ़कर उसका माथा चूमकर कहा, हैप्पी बर्थडे मेरी बच्ची, सदा खुश रहिए और तरक्की करती रहिए। हमारी महादेव से यही दुआ है। ये कहकर उसने फिर से उसका माथा चूम लिया। फिर आद्रिका ने कहा, माँ मुझे नींद आ रही है, मैं सोना चाहती हूँ। जयश्री ने सिर हिला दिया और दोनों वहाँ से चले गए। वहीं दूसरी ओर जूलिया के कमरे में काव्या आई थी उसे विश करने और साथ में केक लाई थी। जूलिया जाग ही रही थी। काव्या ने आगे बढ़कर कहा, हैप्पी बर्थडे राजकुमारी। जूलिया ने दरवाजे की तरफ देखते हुए कहा, राजा साहब कहाँ हैं? काव्या ने केक बेड पर रखते हुए कहा, वो आज उस जयश्री की बेटी का भी जन्मदिन है तो उसके साथ उसे विश कर रहे हैं। उन्हें तू छोड़, तू ये केक काट। जयश्री की बेटी ने तो केक भी नहीं काटा। जूलिया ने फीकी मुस्कुराहट के साथ कहा, लेकिन उसे उसके बाप ने मुबारकबाद तो दी है ना। ये सुनकर काव्या शांत हो गई। जूलिया ने केक दूसरी तरफ सरका कर कहा, मुझे ये केक नहीं काटना। इतना बोल उसने कंबल से खुद को ढक लिया और लेट गई। काव्या बिना कुछ कहे केक वापस ले गई। अगले दिन पूरे पैलेस में सजावट हो रही थी। जूलिया को भी देवराज ने विश कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ जयश्री जैसे ही आद्रिका से बात करना चाहती थी, आद्रिका उन्हें बोलने ही नहीं देती, जिससे साफ दिख रहा था कि वो उसे इग्नोर कर रही है। ये देख काव्या बहुत खुश हुई थी, लेकिन देवराज ये देख परेशान हो उठे। जयश्री अपने कमरे में बैठी आद्रिका के व्यवहार के बारे में सोच रही थी। तभी उसका फ़ोन बजा। फ़ोन पर किसी का मैसेज आया था। मैसेज को पढ़कर उसके चेहरे पर डर के भाव आ गए। उसने खुद से कहा, मैं आदि को यहाँ की रानी बनने नहीं दे सकती, वरना अनर्थ हो जाएगा। शाम 5 बजे आद्रिका का कमरा। आद्रिका पार्टी के लिए तैयार हो रही थी और बार बार अपने फ़ोन की तरफ देख रही थी। तभी उसका फ़ोन बज पड़ा। फ़ोन पर अनु नाम फ्लैश हो रहा था। ये देख आद्रिका ने अपना ईयररिंग टेबल पर रखा और फ़ोन उठा कर कॉल उठा लिया। अर्णव, हैप्पी बर्थडे मेरी जान। आद्रिका नकली नाराज़गी से, अब याद आया आपको? अर्णव सोती हुई सिया को देखते हुए, सॉरी, वो असल में सिया की तबीयत ठीक नहीं थी तो पूरा दिन उसी की देखभाल में लगा रहा था। अब जाकर उसका बुखार उतरा है तो तुम्हें कॉल लगाया है। आद्रिका, क्या सिया ठीक तो है ना? आप जो बाहर खाना खाने जाते हैं ना, उसी के कारण उसकी तबीयत बिगड़ी है। घर का खाना तो आपको पचता नहीं है। खामखा मेरी सिया को बीमार कर दिया। अर्णव अपने शब्दों पर जोर डालते हुए, मेरी सिया? मिस आद्रिका शर्मा, आपका सिर्फ अर्णव सिंह शेखावत है और कोई भी आपका नहीं है, सिया भी नहीं। आद्रिका ये सुन सिर पीट लिया और मन ही मन कहा, महादेव, इतना पजेसिव इंसान ही मिला था क्या आपको मेरे लिए? आद्रिका ने फिर अर्णव से कहा, अनु, सिया भी मेरी है और आप भी। अर्णव गुस्से से बोला, नहीं, मैं तुम्हें किसी के साथ भी शेयर नहीं करूँगा, समझी तुम? आद्रिका झल्लाकर बोली, ठीक है। अर्णव शांत हो गया। सॉरी, ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर दिया ना? आद्रिका ने सिर्फ कहा। अर्णव ने फिर बात को पलटते हुए कहा, अच्छा, कोई पार्टी वार्टी नहीं है क्या? आद्रिका ने मुंह बनाते हुए कहा, है, मुझे काफ़ी अजीब लग रहा है। मतलब ना कोई जान ना कोई पहचान, और यहाँ मैं अपना जन्मदिन मना रही हूँ। काफ़ी अजीब है। अर्णव, कोई बात नहीं,
अच्छा सुनो, वो जूलिया ने कुछ कहा तो नहीं ना तुम्हें? आद्रिका: नहीं, पर सुबह से ऐसे घूर घूर कर देख रही है जैसे मैंने पता नहीं उसका क्या छीन लिया हो। अर्नव: तुम उसे इग्नोर करो। फिर थोड़ी देर बात करके आद्रिका फ़ोन काट देती है। कुछ देर बाद वो अच्छे से तैयार हो जाती है। आज वो बहुत ही प्यारी लग रही थी। देवराज ने उसे ग्रे कलर का ऑफ शोल्डर गाउन दिया था जिसमें वो बेइंतहा खूबसूरत और प्यारी लग रही थी। उसने बालों का बहुत खूबसूरत सा बन बनाया हुआ था। गले में उसने एक चेन पहनी हुई थी जो उसे जयश्री ने गिफ्ट की थी। चेन में महादेव का त्रिशूल लटक रहा था। उसने एक नज़र अपने आप को शीशे में देखा और फिर अपनी एक फ़ोटो अर्णव को भेज दी। तभी कमरे में जयश्री आ गई। जयश्री को देख उसने अपने चेहरे को भावहीन कर लिया। जयश्री ने अपनी आँख से उंगली पर काजल लेकर आद्रिका के कान के पीछे लगाते हुए कहा, किसी की नज़र न लगे मेरी आदि को। आद्रिका ने कुछ नहीं कहा, बस भावहीन चेहरा रखा। ये देख जयश्री ने कहा, क्या हुआ आदि? हम सुबह से देख रहे हैं आप हमें नज़रअंदाज कर रही हैं। आप नाराज़ हैं हमसे किसी बात पर? आद्रिका ने आंखों में आंसू ले कहा, माँ, हमें किसी चीज़ की कमी है। आद्रिका की आंखों में आंसू जयश्री के दिल को चुभ रहे थे। उसने प्यार से कहा, ना मेरा बच्चा, लेकिन क्या हुआ? ये सवाल किस लिए? आद्रिका: अगर हमें किसी चीज़ की कमी नहीं है तो ये सब करने की क्या ज़रूरत है? जयश्री ने असमंजस में कहा, क्या कहना चाहती हो आदि? साफ साफ कहो। आद्रिका: साफ साफ तो मैंने कल रात उस आदमी की बाहों में जिनसे आपने हमें दूर रहने को कहा है। क्यों कर रही हैं ये सब आप? मुझे नहीं बनना कहीं की रानी राजकुमारी। मैं शिमला की वही आम लड़की हूँ। नहीं चाहिए कोई शानो शौकत। उसकी बात सुन जयश्री चौंक गई। उसने कहा, आदि, तुम जो कुछ भी सोच रही हो गलत सोच रही हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। असलियत में तुम ही हो यहाँ की राजकुमारी। और आद्रिका ने उसे टोकते हुए कहा, माँ, नहीं बनना मुझे कोई राजकुमारी या रानी। तभी कमरे में एक नौकरानी आई और उसने सिर झुकाकर कहा, राजकुमारी साहब, रानी साहब, आप दोनों को राजा साहब नीचे बुला रहे हैं। जयश्री सिर हिला देती है। आद्रिका बिना कुछ कहे अपना फ़ोन लेकर बाहर निकल जाती है। जयश्री ने मन ही मन कहा, मुझे जल्द से जल्द आदि के मन से ये गलतफहमी निकालनी होगी, वरना कुछ गलत ना हो जाए। फिर वो भी बाहर निकल गई। नीचे सभी मेहमान आ चुके थे। देवराज सभी से मिल रहा था। काव्या एक जगह जूलिया के साथ खड़ी थी। जूलिया ने भी ग्रे कलर की ही एक लॉन्ग ड्रेस पहनी थी। उसे भी ड्रेस देवराज ने ही दी थी। उसने बालों को खुला छोड़ रखा था। वो भी आज खूबसूरत लग रही थी। आद्रिका को आता देख देवराज उसकी तरफ बढ़ गया। देवराज ने उसके आगे अपना हाथ किया तो आद्रिका ने नज़र घुमाकर जयश्री को देखा जो उसे अपना हाथ देवराज के हाथ में देने का इशारा कर रही थी। आद्रिका ने अपना हाथ देवराज के हाथ में दे दिया। देवराज फिर जूलिया के पास गया और उसने दूसरा हाथ उसके आगे किया तो जूलिया ने भी हाथ देवराज के हाथ में दे दिया। फिर देवराज उन दोनों का हाथ पकड़कर उन्हें स्टेज पर ले गया। अब एक तरफ आद्रिका थी और दूसरी तरफ जूलिया। देवराज ने माइक लिया, खम्मा घड़ी, आप सब यहाँ आए उसके लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। आज का दिन मेरे लिए बहुत ख़ास है क्योंकि आज के दिन मेरी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा स्पेशल लोगों का जन्मदिन है। उन्होंने मेरी ज़िंदगी ही बदल दी। अगर एक मेरे करीब थी तो दूसरी दूर होकर भी करीब थी। आज उदयपुर की राजकुमारियाँ राजकुमारी आद्रिका देवराज सिंह राठौर और राजकुमारी आंचल सिंह राठौर का जन्मदिन है। आप सभी सोच रहे होंगे कि आद्रिका कौन है, तो आप सभी को बता दूं कि आद्रिका मेरी पहली पत्नी जयश्री की बेटी है। वो किसी निजी कारण की वजह से हमसे दूर थीं। आंचल को तो आप सभी जानते ही हैं। आप सभी के दिमाग में एक और सवाल होगा और वो ये होगा कि आज तक मैंने अपने परिवार में से किसी का भी जन्मदिन नहीं मनाया, तो आज क्यों? आज कुछ खास है। असल में आज मेरी दोनों राजकुमारी जैसी बेटियां 22 वर्ष की हो चुकी हैं और आज ही उदयपुर की रानी का नाम घोषित होगा। तभी एक आदमी बोला, लेकिन राजा साहब, रानी कौन होगी, क्योंकि दोनों ही एक ही वर्ष की हैं। तभी दूसरा आदमी भी बोला, और बिना राजा के रानी नहीं बना जा सकता। बाकी सब कुछ ना कुछ बोलने लगे तो देवराज ने सभी को शांत करते हुए कहा, आप सभी शांत हो जाइए।
हम जानते हैं कि क्या उसूल हैं रानी और राजा बनने के, और उन्हीं उसूलों पर मेरी बेटियों में से एक बेटी रानी बनेगी। कुछ पलों की विराम लेकर देवराज ने कहा, मैं उदयपुर की रानी की जिम्मेवारी और अपने बिजनेस की जिम्मेवारी देता हूँ आद्रिका सिंह राठौर को। आज से और अभी से वो यहाँ की रानी है। ये सुनकर बाकी सब तालियां बजाने लगे, लेकिन वहीं आद्रिका हैरत भरे भावों के साथ खड़ी अपनी माँ को देख रही थी, जिसके चेहरे पर परेशानी के भाव थे। फिर देवराज ने कहा, लेकिन जैसा कि आपने कहा कि बिना राजा की रानी अधूरी है, तो परसों आद्रिका की मंगनी है, आप सभी उसमें शामिल जरूर होइएगा। ये सुनकर आद्रिका को एक और बहुत ही जोर का झटका लगा। वहीं काव्या जल भुन चुकी थी। उसने एक गुस्से से भरी नज़र जयश्री पर डाली और वहाँ से चली गई। आद्रिका को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। तभी देवराज उनके पास आया। उसके हाथ में एक सोने का ताज था जिस पर हीरे जड़े हुए थे। देवराज ने वो ताज आद्रिका के सिर पर सजा दिया। आद्रिका अभी भी हैरत में थी। पार्टी खत्म हो चुकी थी। आद्रिका जयश्री के रूम में थी। उन दोनों ने ही अभी तक कपड़े नहीं बदले थे। आद्रिका के चेहरे पर गुस्से भरे भाव थे। उसने कहा, माँ, मुझे किसी से भी कोई शादी वादी नहीं करनी। तभी वहाँ एक रौबदार आवाज़ आई, रानी हैं आप यहाँ की, रियासत को संभालने के लिए आपको शादी करनी ही पड़ेगी आद्रिका। आद्रिका ने पीछे मुड़कर देखा तो देवराज को पाया। आद्रिका उसे देख चिढ़ गई। उसने चिढ़ते हुए कहा, आप कौन होते हैं ये बोलने वाले कि मुझे शादी करनी चाहिए या नहीं। आद्रिका के बदले हुए लहजे को देख देवराज हैरान रह गया। उसने सख्ती से कहा, आद्रिका, ये क्या तरीका है भला बड़ों से बात करने का। श्री, आप भी कुछ नहीं कह रही हैं। जयश्री जैसे ही कुछ कहने लगी, आद्रिका बोल पड़ी, आप जैसे मर्दों से ऐसे ही बात करनी चाहिए। फिर अपनी माँ की तरफ रुख करके, माँ, मैं ना तो यहाँ मुझे रानी बनने में कोई दिलचस्पी है और ना ही किसी से शादी करने में। मैं अर्नव से प्यार करती हूँ। उसकी ये बात सुनकर जयश्री हैरान रह गई और देवराज भी। आद्रिका वहाँ से चली गई। देवराज ने जयश्री से कहा, कौन है अर्नव? जयश्री ने कहा, वो असल में शिमला में कुछ दिन घूमने के लिए आया था अपने दोस्तों के साथ। हमारे पड़ोस में रह रहा है। देवराज, आद्रिका को कहो कि भूल जाए वो उसे। जयश्री ने तंज कसते हुए कहा, खुद तो शादी के बाद ही रंगरलियाँ मना रहे हैं और अब अगर बेटी किसी से प्यार करती है तो उसे मना कर रहे हैं। देवराज ने खींचकर कहा, गैंगस्टर है वो, और मैं अपनी बेटी किसी गैंगस्टर को नहीं सौंप सकता। देवराज की बात सुनकर जयश्री हैरान रह गई, क्योंकि वो ये बात नहीं जानती थी कि अर्नव एक गैंगस्टर है। देवराज वहाँ से चला गया। आद्रिका का कमरा। आद्रिका बालकनी में खड़ी अर्नव को फ़ोन लगा रही थी। तभी अर्नव ने फ़ोन उठा लिया। अर्नव ने बहुत ही प्यार से कहा, हेलो आरू। आद्रिका उसकी आवाज़ सुनते ही रोने लग गई। उसके रोने की आवाज़ सुन अर्नव परेशान हो गया। उसने फिक्रमंद लहजे में कहा, आरू, आरू, क्या हुआ आरू, सब ठीक तो है ना? आद्रिका, अनु वो मेरी शादी करवाना चाहते हैं किसी और से। ये सुनते ही अर्नव बौखला गया। वो अपनी जगह से उठा और बोला, मैं आ रहा हूँ आरू। जब तक मैं हूँ तब तक तुम्हारी शादी किसी और से नहीं होगी। तुम फिक्र ना करो, मैं आ रहा हूँ उदयपुर। इतना बोल उसने फ़ोन काट दिया। आद्रिका ने फिर अपने आंसू पोंछे और कपड़े बदलने चली गई। वहीं दूसरी तरफ स्टडी में देवराज के सामने अजय सिंह खड़ा था। अजय सिंह ने कहा, राजा साहब, वो लड़का मुंबई का गैंगस्टर है। वो शिमला अपनी किसी डील के लिए गया था और वहाँ उनकी मुलाकात रानी साहब से हुई। राजा साहब, सूत्रों से पता चल रहा है कि काफ़ी क्रूर इंसान है अर्नव सिंह शेखावत। देवराज, एक ही बात सही है कि वो भी एक राजपूत है, लेकिन हम सिर्फ इस बेस पर अपनी बेटी उसे नहीं सौंप सकते। अजय सिंह, आप लोग मंगनी की तैयारी शुरू करिए। अजय सिंह वहाँ से चला गया। देवराज किसी सोच में डूब गया। वहीं जयश्री आद्रिका के कमरे में गई। तभी आद्रिका बाथरूम से निकलकर आई थी। जयश्री को देख उसने मुंह फेर लिया। जयश्री ने आगे बढ़कर उसे बेड पर बिठाया और कहा, कब से चल रहा है ये सब? आद्रिका ने कहा, जब वो आया तभी से। जयश्री, तुम उसकी असलियत जानती हो? आद्रिका ने असमंजस में कहा, कौन सी असलियत? जयश्री, यही कि वो एक गैंगस्टर है। ये सुनकर आद्रिका के पैरों के तले से ज़मीन खिसक गई। वो इस बात से अनजान थी। उसने ना में सिर हिलाते हुए कहा, आप झूठ बोल रहे हो ना माँ, आप झूठ बोल रहे हो। जयश्री,
ना मेरी बच्ची, वो सच में एक गैंगस्टर है। क्या उसने अभी तक तुम्हें अपनी सच्चाई बताई? उसने बताया कि वो क्या काम करता है। आद्रिका ने ना में सिर हिला दिया। उसे अब रोना आ रहा था। जयश्री, आदि ना जाने वो कितनी ही लड़कियों के दिल तोड़ चुका होगा। आद्रिका ने ना में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं माँ, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो मुझसे बहुत प्यार करता है। ये देख आद्रिका, ये देख, जयश्री ने सीधा थप्पड़ मार दिया आद्रिका को। आद्रिका सीधा बेड पर मुंह के बल जा गिरी। उसका हाथ उसके गाल पर था जिस पर आद्रिका को थप्पड़ पड़ा था। जयश्री ने उसकी बाजू को पकड़ते हुए कहा, तुझे जरा भी शर्म नहीं आई? आद्रिका ने दबी आवाज़ में कहा, आपको शर्म नहीं आई किसी गैर मर्द की बाहों में? उसकी हाजिर जवाबी देख जयश्री ने एक और थप्पड़ जड़ दिया। जयश्री ने गुस्से में तिल मिलाते हुए कहा, वो पति है मेरे। ये सुनकर आद्रिका हैरानी से जयश्री को देखने लगी। जयश्री को फिर होश आया कि उसने क्या कहा। उसने फिर नर्म भाव से कहा, देख आदि, अभी मेरी छोड़ और अपनी देख। तेरे आगे तेरी पूरी जिंदगी पड़ी है। अर्णव एक गैंगस्टर है। ना जाने कितनी ही लड़कियों को धोखा दिया होगा उसने, और कितनों को झूठे वादे किए होंगे। वो इंसान जिससे तेरी मंगनी तय की गई है, जिसने तेरी मंगनी तय की है, वो तेरा बाप है, और बाप से बढ़कर कोई भी अपनी बेटी के बारे में भला नहीं सोच सकता। अर्णव को एक बुरा ख्वाब समझकर भूल जा। जयश्री फिर वहाँ से चली गई। आद्रिका को अभी भी जयश्री की बात पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने अपना फ़ोन लिया और अर्णव को फ़ोन लगाया, लेकिन अर्णव का फ़ोन बंद आ रहा था, जिसे देख आद्रिका की आंखों में आंसू आ गए। उसे अब समझ नहीं आ रहा था कि वो किस पर विश्वास करे। आद्रिका ने मन ही मन कहा, कहीं सच में अर्णव ने मुझे यूज़ एंड थ्रो तो नहीं किया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो मुझसे प्यार करता है, लेकिन फिर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अर्णव पर भरोसा करे या ना करे। वो बेड पर लेट गई और एकटक सीलिंग को घूरने लगी। वहीं दूसरी तरफ जयश्री अपने कमरे में बहुत ही परेशान बैठी थी। तभी उसके फ़ोन पर किसी का मैसेज आया। मैसेज पढ़कर जयश्री की आंखें बड़ी हो गई। उसने अपने पर्स में फ़ोन डाला और बाहर निकल गई। बाहर निकलकर वो सीधा पार्किंग में गई। ड्राइवर उसे देख बोला, महारानी जी, आप यहाँ, वो भी इस वक्त? कहीं जाना है क्या? जयश्री ने एक पल सोचा और फिर कहा, नहीं, मतलब हाँ, मुझे जाना है, लेकिन मैं अकेली ही चली जाऊँगी। इतना बोल वो वहाँ खड़ी एक गाड़ी में बैठ गई। चाबी लगी हुई थी तो जयश्री गाड़ी लेकर चली गई। एक पल के लिए ड्राइवर को कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि जयश्री ने सब बहुत स्पीड में किया था। लेकिन जब ड्राइवर को कुछ समझ आया तो वो भागकर अंदर पैलेस में गया। अंदर जाते वक्त वो अजय से टकरा गया। अजय ने कहा, क्या हुआ रघु? कौन सी मैराथन जीतनी है तुम्हें? रघु साहब, वो महारानी जी अकेली कहीं चली गई हैं गाड़ी में। ये सुनकर अजय की आंखें बड़ी हो गईं। वो बोला, कौन सी? रघु, बड़ी महारानी जी। ये सुनकर अजय उल्टे पैर वापस देवराज के पास स्टडी में चला गया। देवराज उसके चेहरे के भावों को देखकर बोला, क्या हुआ अजय? चेहरे पर 12 क्यों बजे हैं? अजय, महाराज, वो बड़ी महारानी जी कहीं अकेले चली गई हैं। ये सुनते ही देवराज चौंक गया। उसने फिर गुस्से से कहा, तुम क्या कर रहे थे? अजय ने सिर झुका लिया। देवराज ने फिर कहा, सभी आदमियों को काम पर लगाओ और ध्यान रखना ये खबर काव्या के कानों तक ना पहुँचे। अजय ने सिर हिलाकर चला गया। देवराज चिंतित होकर इधर उधर चलने लगा। वहीं दूसरी तरफ जयश्री बहुत ही तेज गति पर गाड़ी चला रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे। वो कुछ ही देर में उदयपुर के बाहरी इलाके में आ पहुंची थी। उसने एक तरफ अपनी गाड़ी लगाई और गाड़ी से निकलकर एक दिशा में बढ़ गई। थोड़ी देर बाद वो एक हवेली के सामने खड़ी थी। हवेली के ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था, सुमित्रा भवन। जयश्री को देखकर वॉचमैन ने गेट खोला। जयश्री अंदर चली गई। अंदर केयर टेकर ने जैसे ही उसे देख अपना सिर झुका लिया। जयश्री बिना कुछ कहे हवेली के अंदर सीढ़ियों के नीचे बने एक कमरे में चली गई। उसने वहां जाकर एक स्विच दबाया तो नीचे बेसमेंट में जाने का रास्ता खुल गया। जयश्री एक गहरी सांस लेकर बेसमेंट में गई। बेसमेंट में जाते ही उसे सामने एक बूढ़ी औरत और एक जयश्री की ही उम्र का आदमी बंधे हुए बहुत ही खराब अवस्था में मिले। दोनों बेहोशी में थे। उन्हें देख जयश्री की आंखों में आंसू आ गए। वो जैसे ही उनकी तरफ बढ़ने लगी, किसी ने पीछे से उसका हाथ पकड़ लिया। ये महसूस करते ही जयश्री रुक गई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो